हेलो फ्रेंड्स। आई होप सो कि आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। तो बच्चों, जैसे कई बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो बच्चों ने अपनी एक समस्या बताई कि हमें जो जेनेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिल, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो बच्चों, मेरा यही प्रयास है कि मैं बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर करा दूँ ये चीज़ें, क्योंकि इसके बिना कोई भी नीट का पेपर नहीं बनता है बच्चों। तो इसके बिना ना आपको जेनेटिक्स समझ में आएगी और ना ही साइटोलॉजी, ठीक है बच्चों, यानी सेल डिवीज़न। तो हमारा छोटा सा एफर्ट है और मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप लगे रहिए, देखते रहिए, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये हम लोग के लिए हमेशा एनर्जी की तरह काम करता है बच्चों। चलिए आज का कोड देखते हैं बच्चों। आज का कोड है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। मतलब क्या होता है, अगर किसी की लक बहुत अच्छा है तो वो उस जगह पहुँच जाता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे ना और आपका लक अगर ख़राब भी है तो भी आप उससे ऊपर निकल सकते हो। इसलिए बच्चों, मेहनत पे भरोसा रखिए। कहते हैं ना, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप जानते हो दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स यानी जीव, ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग। दुनिया में दो तरह के दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग होता है। एक हैप्लाइड हो सकते हैं और एक डिप्लाइड हो सकते हैं बच्चों। देखिए, जितने लोअर ग्रुप होते हैं या जितने लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर हैप्लाइड। हैप्लाइड का मतलब बच्चों एन होता है और डिप्लाइड का मतलब 2n होता है। अब ये क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और डिप्लाइड हायर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो क्या सीखा आपने बच्चों? ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग बींग, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, हैप्लाइड एंड डिप्लाइड। हैप्लाइड वो होते हैं बच्चों जिनके अंदर क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है, जिनमें क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है, जबकि डिप्लाइड वो होते हैं जिनमें क्रोमोसोम के दो सेट पाए जाते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर हैप्लाइड एंड द हायर ऑर्गेनिज्म आर डिप्लाइड। ऐसा क्यों है बच्चों, इसमें एक ही सेट क्यों पाया जाता है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, किसी बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है। बात देखो, जब बैक्टीरिया में क्या होगा, बाइनरी फिजन हुआ। जब बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन हुआ, इसमें मान लो ये एक क्रोमोसोम था, तो बाइनरी फिजन के बाद कितनी सेल बन जाएगी बच्चों? दो बराबर सेल बनेगी और दोनों में एक एक क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। तो आप देखो, ये एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम था, एन बोलेंगे। इसमें भी देखिए एन है, इसमें भी देखिए एन पहुंचा, ठीक है। तो एक ही सेट पहुंचा ना, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बन गई, यानी दो बैक्टीरिया बन गए, इसीलिए ये यूनी पेरेंटल होते हैं। अगर ये यूनी पेरेंटल है तो इसमें क्या होगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा कि टू सेट? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो, क्रोमोसोम का केवल एक सेट होगा, ठीक है, दो सेट नहीं पाए जा रहे हैं। जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में देखिए, हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग की ही बात कर लें। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, इसमें दो पेरेंट की जरूरत होती है, ये होते बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल, एक मेल सेक्स की जरूरत होती है और एक फीमेल सेक्स की ज़रूरत होती है, यानी कह सकते हैं मम्मी पापा। तो देखिए, मेल सेक्स यानी पापा और फीमेल सेक्स यानी मम्मी। पापा से क्या मिलेगा? पापा कैसे हैं? 2n। मम्मी भी कैसी है? 2n। देखिए, गैमिट हमेशा कैसे होते हैं? n। तो इसका गैमिट क्या है? स्पर्म। और आपको पता है गैमिट हमेशा रिडक्शन डिवीजन द्वारा बनते हैं। तो आप बताओ, इसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट तो आया,
ठीक है। इधर भी देखिए मम्मी के पास, मम्मी में भी रिडक्शन डिवीजन हुआ, तो मम्मी का गैमेट बना ओवम, उसमें भी क्या आया, एक ही सेट आया। अब आप बताओ ये और ये फर्टिलाइज हो जाएंगे, ठीक है, इनका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बच्चों जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट कितने एन हो गया, 2n, और इसी से हमारा शरीर बन गया, इसी से हम बन गए, यानी ह्यूमन बॉडी इससे बन गई। तो अब आप बताओ ह्यूमन बॉडी में कितने सेट आए, 2 सेट आए ना, तो इसीलिए क्योंकि हम लोग डिप्लाइड हैं। तो याद रखिएगा यूनी पेरेंटल्स में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि बाई पेरेंटल्स में कितने होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये बात समझ में आई। अब ये जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है बच्चों, सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे हमें मतलब नहीं है। जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, यही कहलाता है क्या, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम के कितने भी नंबर हो सकते हैं, नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, नंबर्स वेरी कर सकते हैं, नंबर्स वेरिएबल हो सकते हैं। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम, इज नोन एज जीनोम। तो बताइए बच्चों हैप्लाइड्स में कितने जीनोम है, 1, हैप्लाइड्स में कितने जीनोम है, 1, जबकि बताओ डिप्लाइड में कितने जीनोम होते हैं, 2, ठीक है, ट्रिप्लाइड में कितने होते हैं, 3, ठीक है, पॉलीप्लाइड में कितने हो सकते हैं, मोर देन 2, कितने भी हो सकते हैं, मोर देन 2, क्लियर, मोर देन 2 से कितने भी हो सकते हैं पॉलीप्लाइड में, याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात। तो आई थिंक कि आपको जीनोम वर्ड समझ में आ गया होगा और ऑर्गेनिज्म के बारे में भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा। चलिए बताइए ब्रीफ में, ऑर्गेनिजम्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2, हैप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले और डिप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले। हैप्लाइड सेट वाले ज़्यादातर लोअर होते हैं, डिप्लाइड सेल वाले ज़्यादातर हायर होते हैं। हैप्लाइड सेट में मैंने आपको बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और इसका मतलब वहाँ 1 जीनोम होगा। जबकि हम इंसानों में, हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोगों में क्या होता है, एक सेट मम्मी से आया, एक सेट पापा से आया, तो 2 जीनोम आ गए। इसको आप बोल सकते हैं मैटरनल जीनोम, इसको पैटर्नल जीनोम, क्योंकि पापा से आया है। ये मैटरनल जीनोम मम्मी से आया है, इसमें मम्मी पापा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते थे, केवल पैरेंटल जीनोम वर्ड यूज़ करिए। तो ये देखिए हमारे पास कितने, मान लो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मेरी बॉडी है, तो मेरे पास कितने जीनोम है बच्चों, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 2 जीनोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 1 जीनोम। तो हम बोल सकते हैं जीनोम क्या होता है, जीनोम होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर हैप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। और मैंने एक बात और बताई, किसी भी जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या वेरी कर सकती है, लेकिन हाँ उसी मेंबर में, उसी स्पीसीज के हर एक मेंबर में सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ बच्चों होमो सैपियंस सैपियंस, आप क्या हो, आप भी उस होमो सैपियंस सैपियंस हो, तो मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, मेरे पास जीनोम कितना है 2n, तो आपके पास भी जीनोम कितना होगा 2n। अगर मेरे एक जीनोम में 23 क्रोमोसोम है, तो आपके एक जीनोम में कितने होंगे 23। देखो मेरे एक जीनोम, मम्मी से मुझे मिले 23, पापा से भी मिले मुझे 23, क्योंकि एक ही स्पीसीज के मेंबर थे। तो देखो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, सेम। एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में क्रोमोसोम की संख्या जीनोम में सेम होती है, कभी वेरी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ अलग स्पीसीज में वेरी कर जाती है, अलग स्पीसीज में वेरी कर जाती है। क्लियर हो गई बात। और हमारे पास टोटल कितने जीनोम है, 2, मैटरनल जीनोम, पैटर्नल जीनोम। और क्रोमोसोम की संख्या फिक्स क्यों है, बिकॉज बोथ आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। मेरे और आपके अंदर भी सेम होंगे कि डिफरेंट, सेम होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं जीनोम क्या होता है। ये देखिए, एक ये मैटरनल, ये पैटर्नल मान लो, ये मैटरनल, ये पैटर्नल मान लो। मेरी बॉडी में ये पहले वाला एक मम्मी का और एक पापा का क्रोमोसोम, एक स्पर्म से आया, एक ओवा से आया। इसी तरह मेरा दूसरा क्रोमोसोम का सेट देखिए, एक मम्मी से, एक पापा से। ये मम्मी वाला जीनोम, ये पापा वाला जीनोम, मम्मी का जीनोम, पापा वाला जीनोम, मम्मी का जीनोम, पापा वाला जीनोम। ठीक है, मम्मी का जीनोम, पापा का जीनोम, समझ गए ना आप। तो 22 सेट क्रोमोसोम ये ऑटोसोम होते हैं, जबकि जो लास्ट क्रोमोसोम होता है यानी 23rd क्रोमोसोम, ये क्या कहलाता है, 23rd क्रोमोसोम ये कहलाता है हेट्रोसोम, हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये देखिए ये सेक्स क्रोमोसोम यस हेट्रोसोम है। और चूंकि मैं मेल हूँ तो मेरे पास मम्मी से आया X और पापा से आया Y। मेरी सिस्टर फीमेल है, तो उसमें आएगा मम्मी से भी X, पापा से भी X। ठीक है, ऐसा देखिए ऐसा होता है, मम्मी से भी X,
पापा से भी x आएगा, दोनों बराबर होते हैं। जबकि y छोटा होता है, y होता है छोटा। क्लियर बच्चों? तो समझ में आ गया होगा। बताइए, मान लो कि मेरी एक सेल है, तो इस सेल में देखिए मैटरनल क्रोमोसोम भी है, पैटर्नल क्रोमोसोम भी है। मैटरनल भी पैटर्नल भी, मम्मी का पहला क्रोमोसोम, पापा का पहला, मम्मी का दूसरा, पापा का दूसरा, मम्मी का तीसरा, पापा का तीसरा, मम्मी का चौथा, पापा का चौथा। लेकिन जो लास्ट वाला होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। ये सब ऑटोसोम होते हैं, ये सेक्स डिटरमाइन नहीं करते हैं, ये बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। जबकि ये क्या करता है, ये सेक्स डिटरमाइन करता है, इसीलिए इसको हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। और ये फीमेल्स में XX होता है और मेल में XY होता है, और Y इज़ द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, जैसा कि आप देख सकते हैं। जबकि फर्स्ट इज़ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। और पता है आपको बच्चों, ये मम्मी का एक क्रोमोसोम ले लो और एक पापा का कोई भी क्रोमोसोम का जोड़ा ले लो। जैसे ये देखिए, पहला वाला जोड़ा है, ये सेकेंड वाला पेयर है, ये थर्ड वाला पेयर है, ये फोर्थ वाला पेयर है। ये बिल्कुल क्या होते हैं, शेप में, साइज़ में, स्ट्रक्चर में, इनफैक्ट फंक्शन में भी समान हो सकते हैं। इनको बोल सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करें जीनोम की, तो बताओ जीनोम के कितने सेट हैं? 2। देखिए, मम्मी के 23, एक मम्मी का, दूसरा मम्मी का, तीसरा मम्मी का, चौथा मम्मी का, पांचवा इसी तरह से 23। इसी तरह पापा का पहला, पापा का दूसरा, पापा का तीसरा, पापा का चौथा, पापा का पांचवा, और ये पापा का वाई वाला। ठीक है, तो इस तरह से 23 क्रोमोसोम मम्मी साइड से आए, 23 पापा साइड से आए। मतलब एक मम्मी का जीनोम आया और एक पापा का जीनोम आया। मम्मी के जीनोम से 23 क्रोमोसोम मुझे मिले, पापा के जीनोम से मुझे 23 क्रोमोसोम मिले। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है बच्चों, आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो जीनोम की परिभाषा क्या है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जितना भी हेरिडिटिकली इंफॉर्मेशन होती है, यानी आनुवंशिक सूचना जितनी डीएनए में भरी होती है या आरएनए में भरी होती है, डीएनए और आरएनए में जितनी सूचना भरी होती है, ठीक है, जैसे कि वायरस की ही बात कर लें, तो इसी को बोलते हैं जीनोम। अच्छा, जीनोम में कौन सा चीज़ आएगा? जीनोम में क्या आएगा? कोडिंग जीन आते हैं कि नॉन कोडिंग जीन आते हैं, कि दोनों? तो दोनों आ जाते हैं, कंप्लीट सेट आता है, कोडिंग वाला भी, नॉन कोडिंग। कोडिंग क्या होता है बच्चों? कोडिंग वो होता है जो mRNA पहले बना ले और फिर बाद में प्रोटीन बना ले, उसको कोडिंग जीन बोलते हैं। जबकि जो mRNA ना बना पाए या फिर मान लो प्रोटीन ना बना पाए, उसे क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या समझ में आया? जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन कैसा? हैप्लाइड में सेल में देखेंगे कि डिप्लाइड? हैप्लाइड सेल्स की बात करेंगे, हैप्लाइड सेल्स की बात करेंगे। अगर आप डिप्लाइड में देख रहे हो तो जीनोम कितने होंगे? 2, ट्रिप्लाइड में 3, पॉलीप्लाइड में मैनी। इट प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स बाई एन ऑर्गेनिज्म टू द फंक्शन। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसी जीनोम में भरी हुई है, क्योंकि जीनोम में आ जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए के। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के। और डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन या तो कोई स्ट्रक्चर बना सकता है, या तो फिर ये एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। और बच्चों, जब ये एंजाइम की तरह बिहेव करेगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, और जब मेटाबॉलिज्म होगा तो कुछ न कुछ चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे आपको। इसका मतलब सारी सूचना कहाँ भरी हुई है? डीएनए में। और डीएनए किस रूप में है? क्रोमोसोम के रूप में। और क्रोमोसोम के सेट को क्या कहते हैं? जीनोम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? द सेट ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लाइड सेल इज नोन एज जीनोम। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जीनोम के बारे में मैंने बता ही दिया। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए या आरएनए जो भी हो एक सिंगल सेल में। कैसी सेल? हैप्लाइड सेल। जबकि डिप्लाइड सेल में क्या होगा? डबल होगा जीनोम, 2 जीनोम होंगे। इसमें सारे जीन आ जाएंगे, सारी हेरिडिटिकली इंफॉर्मेशन इसी में भरी होती है, जो डीएनए के रूप में, सूचना के रूप में स्टोर रहती है। बच्चों, प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर एक सर्कुलर डीएनए होता है। ये देखो, प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरियल सेल है, एक सर्कुलर डीएनए है। इसमें एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक जीनोम होता है। लेकिन एक अपवाद है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो बैक्टीरिया सुना है ना? विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा होता है,
उसमें 2 होता है, उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बताइए, सभी बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में, सभी बैक्टीरिया के जीनोम में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 1 होते हैं, जबकि विब्रियो कॉलेरी के जीनोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2। ध्यान दीजिएगा, सभी बैक्टीरिया के जीनोम में सिर्फ और सिर्फ 1 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। लेकिन विब्रियो कॉलेरी में उसके जीनोम में 2 क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है इसके जीनोम में? इसमें कई सारे क्रोमोसोम होते हैं। हमारे जीनोम में एक नहीं बल्कि कई सारे क्रोमोसोम होते हैं, और हमारा डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन ये लीनियर होता है, सर्कुलर की जगह लीनियर, ठीक है बच्चों, सर्कुलर की जगह लीनियर होता है। और हमारे पास हमारे जीनोम में क्रोमोसोम के नंबर 1 और 2 नहीं बल्कि ज़्यादा होंगे। क्रोमोसोम्स मोर देन 1 होगा, हमेशा मोर देन 1 होगा, और हर स्पीसीज़ में वेरी करेगा। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कैट में, मान लिया, मैं ओरिजिनल नहीं बता रहा हूँ, कैट में और डॉग की तुलना करें। कैट में मान लिया कि इसके एक जीनोम में 10 क्रोमोसोम है, तो डॉग में कितने? 11 होंगे, ठीक है। तो गोट में कितने होंगे? गोट में 12 होंगे। मतलब देखो सेम नहीं होगा। हम इंसानों में ही देख लो, हम इंसानों में 23 है हमारे जीनोम में, ठीक है। सब में वेरी करते रहते हैं, क्लियर। अब आपको बता दूं, वेरी करते रहते हैं, ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यूकैरियोट्स में 2 कॉपी होती है हर एक क्रोमोसोम की, या क्योंकि हम डिप्लॉइड हैं, एक मम्मी का एक पापा का, और हमारा क्रोमोसोम यानी डीएनए लीनियर होता है, ये मैं बता चुका हूँ। आइए थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। देखिए बच्चों, जीनोम क्या बताया मैंने आपको? किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेल में टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम जितने भी पाए जाते हैं उसको जीनोम कहते हैं। जैसे बताओ, ह्यूमन बीइंग कैसा है? 2n, ह्यूमन बीइंग 2n है, तो इसको मैं मान लूँ मेल यानी पापा, तो पापा में कितने क्रोमोसोम है? 46। पापा के 2n में 46, मम्मी के 2n में 46, ठीक है, क्योंकि एक ही स्पीसीज़ के मेंबर हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहेंगे, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। अच्छा, मैंने क्या बोला था? हैप्लॉइड सेट में टोटल क्रोमोसोम को काउंट करते हैं कि डिप्लॉइड में? हैप्लॉइड में। तो चलिए पहले इसकी हैप्लॉइड सेल देखते हैं। जब गैमिट फॉर्मेशन होगा तो पापा से क्या मिलेगा? स्पर्म। और स्पर्म कैसा होता है बच्चों? n। तो इसमें 2n बराबर 46 थे, तो इसमें बताओ n बराबर कितने आ गए? 23। तो बताइए इसके ये जीनोम किसका हुआ? ये हुआ पैटर्नल जीनोम, पैटर्नल जीनोम, ठीक है। और यहाँ कौन सा डिवीजन हुआ? रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस। और ये पापा का स्पर्म और ये उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23। तो यानी बताओ पैटर्नल जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23। ये तो पापा का जीनोम हो गया। आइए यहाँ देखते हैं, जब इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा मम्मी के अंदर, तो मम्मी का गैमेट बनेगा। मम्मी का गैमेट ओवम, वो भी n होगा, उसमें भी 23 होंगे। इसको मैटरनल जीनोम बोलेंगे, मैटरनल जीनोम। अब बताइए, जब ये और ये फर्टिलाइज होगा, जब ये और ये फर्टिलाइज होगा तो किसी बेबी का फॉर्मेशन होगा, या तो मेल या तो फीमेल बनेगा, वो तो बाद की बात है। पहले ये बताइए, उसमें ये 23 पैटर्नल जीनोम भी आ जाएगा, पैटर्नल जीनोम भी आ जाएगा, मैटरनल जीनोम। तो कितने जीनोम आए बच्चों? 2 जीनोम हो गए। 2 जीनोम में एक किसका है? एक है मैटरनल जीनोम, एक है पैटर्नल जीनोम और एक है मैटरनल जीनोम। तो बताइए हम लोगों के अंदर कितने जीनोम है? 2n, यानी 2 जीनोम है। और हमारे एक जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? चाहे मम्मी का देख लो या पापा का, सेम होगा क्योंकि स्पीसीज आर सेम। तो बताइए हम लोगों के जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या 23 है, और एक ही प्रजाति के जितने मेंबर होंगे, भाई बहन मामा मैं आप जितने भी लोग होंगे, सबके जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या सेम होगी, बिकॉज बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज, बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। मान लो कोई और है, मान लो चिंपैंजी है, मान लो चिंपैंजी है। अब चिंपैंजी क्या हमारी स्पीसीज का है? नहीं, तो उसके जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या वेरी कर जाएगी, उसके जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या वेरी कर जाएगी,
ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आइडिया से, 24 होगी या 25 हो सकती है, 26, मतलब हमारे बराबर नहीं हो सकती। यानी स्पीसीज बदलने के साथ साथ जो जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी चेंज हो जाते हैं। और क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही चेंज नहीं होते, उनके जो कोडिंग सीक्वेंस है यानी जो उनके जीन हैं वो भी बदल जाते हैं, उनके जो जीन होते हैं वो भी बदल जाते हैं। इसीलिए हम सब अलग अलग प्रकार के दिखते हैं, हम सब के अंदर अलग अलग प्रकार की कोडिंग है। क्लियर है बच्चों? इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल और बताता हूँ मैं आपको। बच्चों अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। अब ह्यूमन बीइंग में अभी मैंने क्या बोला, स्पर्म द्वारा 23 क्रोमोसोम आ गए, ओवा द्वारा ये इसके जीनोम में 23, और ओवा के जीनोम में भी 23 क्योंकि स्पीसीज सेम है, मम्मी भी होमोसेपियंस सेपियंस, पापा भी होमोसेपियंस, ठीक है। इनमें भी 23, इनमें भी 23, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा, इसके 23 को मैं कुछ 2-4 बना देता हूँ। ये रहे, ये पापा का स्पर्म का पहला क्रोमोसोम, ये स्पर्म का दूसरा क्रोमोसोम, ये स्पर्म का तीसरा क्रोमोसोम। जब हम इसकी कैरियोटाइपिंग करेंगे, कैरियोटाइप का मतलब उसको घटते हुए क्रम में अरेंज करना। जब हम कैरियोटाइपिंग करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम को घटते हुए क्रम में अरेंज कर देते हैं। ये देखिए चौथा, ये देखिए पाँचवा, ये देखिए छठवां, छोटा होता जाएगा, इसी तरह सो ऑन, और ये हो जाएगा ये आखिरी वाला 23, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सो ऑन एंड 23। इसी तरह मम्मी की कैरियोटाइपिंग जब करेंगे, आइए मम्मी के अलग कलर से कैरियोटाइपिंग करके देखते हैं। अगर हम मम्मी की कैरियोटाइपिंग करेंगे तो ये मम्मी का पहला क्रोमोसोम फर्स्ट, मम्मी का दूसरा क्रोमोसोम सेकंड, थोड़ा छोटा होगा, मम्मी का थर्ड वाला क्रोमोसोम इससे थोड़ा और छोटा होगा, फिर फोर्थ वाला क्रोमोसोम और छोटा हो गया, फिफ्थ वाला क्रोमोसोम और छोटा हो गया, सिक्स वाला क्रोमोसोम और छोटा हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरह मम्मी का आखिरी वाला 23rd वाला, इसकी ये कैरियोटाइपिंग हो गई। अब आप बताइए जब फर्टिलाइजेशन होगा तो देखिए इसके जीनोम में 23 क्रोमोसोम है, इनके जीनोम में भी 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये कौन सा है, ये है पैटर्नल जीनोम। और जीनोम को किस लेटर से इंडिकेट करते हैं, एन, कभी कभी एक्स से भी कर देते हैं, लेकिन आप एन से करिएगा, ज़्यादा बेटर है। मम्मी के देखो, मम्मी के जीनोम में, मम्मी का जीनोम लिख देते हैं मैटरनल जीनोम, और लेटर है एन या एक्स बोल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, आप एन को यूज़ कीजिएगा, इसमें भी 23 है। अब देखिए जब इनकी क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाएगी, जब ये बच्चे में आएंगे, मान लो बच्चे के अंदर ये पहुँचे, ये बच्चे की सेल है, तो इस बच्चे की सेल में ये सारे आ जाएंगे 23 के 23, और ये सारे आ जाएंगे 23 के 23, यानी दो प्रकार का कैरियोटाइप आ गया, ये और ये। अब बताइए बच्चे के अंदर सारे क्रोमोसोम आ गए ना, तो कितने जीनोम आए, पैटर्नल जीनोम भी आ गया, मैटरनल जीनोम भी आ गया, तो बच्चे के अंदर 2n जीनोम होता है। यानी देखिए 2n जीनोम होता है, हम 2n से चले थे, ह्यूमन बीइंग 2n था, और रिडक्शन डिवीजन द्वारा गैमेट बनते थे, तो जीनोम हाफ हो जाता था, n हो जाता था, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए बच्चे में फिर से ये मेंटेन हो गया। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जीनोम का अमाउंट बिल्कुल मेंटेन रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी जीनोम का जो अमाउंट है वो सेम रहता है, इससे जेनेटिकल वेरिएशन जल्दी नहीं आते, बहुत माइन्यूट लेवल पे आते हैं, वो भी जेनेटिक वेरिएशन आएंगे माइन्यूट लेवल पे, ठीक है, कोई सीवियर वेरिएशन नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात, तो समझ में आ गया। और एक बात और बता दूं बच्चों, जब मियोसिस होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनता है, आपने सुना होगा। तो देखिए वो पेयर क्या होता है, आप बताओ, जो जैसे नेचर का होता है वैसे लोगों से दोस्ती करता है। बताओ, 1 नंबर वाला क्रोमोसोम और मम्मी का 1 नंबर वाला क्रोमोसोम, दोनों को देखो, दोनों बिल्कुल सेम साइज में बिल्कुल समान है, ठीक है, इनकी सेंट्रोमियर पोजीशन भी समान है, इनमें जीन भी समान होगा, कैसे, जैसे यहाँ हाइट का जीन है तो यहाँ पर भी बच्चों हाइट का ही जीन होगा। हाँ वो बात अलग है कि पापा के पास टॉलनेस वाला एलील है और मम्मी के पास डॉर्फनेस वाला एलील है, वो बात अलग है, लेकिन हाँ जीन जो है वो लगभग सेम होंगे, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ आई कलर वाला जीन है, आई कलर, ठीक है, तो यहाँ पर भी
फर्स्ट वाले क्रोमोसोम पर मम्मी के भी आई कलर का क्रोमोसोम होगा। तो यानी जीन भी सेम होते हैं, जीन की पोजीशन यानी लोकस भी सेम होती है, ठीक है। हाँ, एलील डिफर हो सकते हैं, यानी थोड़ा सा वेरिएशन होगा। और आप देख पा रहे हो एक ही जीनोम के, चाहे ये पापा, ये तो पैटर्नल जीनोम है, किसी का भी जीनोम देख लो आप, पहले पापा का देखो, पापा के जीनोम के 23 क्रोमोसोम क्या शेप में, साइज में, जीन के मामले में, किसी मामले में समान होंगे? आंसर आएगा नहीं। तो एक ही जीनोम में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो शेप, साइज, जीन और हर मामले में डिफर होते हैं, वो कभी सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात बच्चों? लेकिन एक बात बताइए, जब मियोसिस होगी तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है। व्हाट इज होमोलोगस? मम्मी का पहला, पापा का पहला, क्योंकि इनके जीन भी सेम है, इनका सेंट्रोमियर भी सेम है, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब कुछ सेम है, इसीलिए इनको होमोलोगस पेयर बोलेंगे। फिर बताइए, ये सेकंड पापा का सेकंड मम्मी के साथ पेयरिंग कर लेगा, थर्ड पापा का थर्ड मम्मी के साथ पेयरिंग कर लेगा, जो जैसे नेचर का है उसके साथ वो पेयरिंग कर लेगा। आप बताओ, दो शराबी दोस्त हो सकते हैं, दो अच्छे लोग दोस्त हो सकते हैं, दो रिक्शे वाले दोस्त होंगे, दो लेबर्स दोस्त होते हैं। कभी सुना है धीरू भाई अंबानी की दोस्ती किसी रिक्शे वाले से हो या भिखारी से हो? नहीं। तो हमेशा क्या होती है, सेम नेचर के लोगों से होती है। तो देखिए, ये इन दोनों को लगा कि हमारी हाइट सेम है, हमारा हेल्थ सेम है, हमारा कलर सेम है। कलर के से मेरा मतलब है कि मैंने तो यहाँ डिफरेंट कलर समझाने के लिए बताया, वरना हर मामले में सेम होते हैं, ठीक है। जीन भी सेम है, लोकस भी सेम है, सेंट्रोमेर की पोजीशन भी सेम है, तो इनमें दोस्ती हो सकती है। क्या पापा के पहले क्रोमोसोम की दूसरे नंबर से क्रोमोसोम से मम्मी के दूसरे नंबर से दोस्ती हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये देखो, पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम बड़ा है, मम्मी का सेकंड छोटा है, तो ये सुपीरियर फील करेगा, ये इन्फीरियर भी फील करेगा, तो इनकी पेयरिंग हो ही नहीं सकती। याद रखिएगा बच्चों। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई ना बच्चों? तो ये बात आपको एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया। तो जीनोम के लिए आपको क्या क्या समझ में आया? कंप्लीट सेट इन हैप्लाइड सेल। हैप्लाइड्स ऑर्गेनिज्म में 1 जीनोम होगा, डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म में 2 जीनोम होगा बच्चों, ट्रिप्लाइड में 3 जीनोम होगा, पॉलीप्लाइड में, पॉलीप्लाइड ही आपने सुनी होगी, मल्टीपल जीनोम होंगे, ढेर सारे। और क्या क्या आपने सीखा? जीनोम में क्रोमोसोम का नंबर उस स्पीसीज में, किसी भी स्पीसीज की, उस स्पीसीज में फिक्स रहता है। लेकिन दूसरी स्पीसीज से वेरी करता है। एग्जाम्पल बताता चल रहा हूँ। जैसे मान लो होमो सैपियंस, हम इंसान की बात करें, होमो सैपियंस की बात करें, तो हमारे अंदर क्या है, n बराबर 23 क्रोमोसोम है, हमारे जीनोम में 23 है। अगर मान लो हमारे ही जैसे एप की बात करें तो उसमें n बराबर डिफ़र होगा, मान लो 24 बात करें, कभी सेम नहीं हो सकता, कभी सेम नहीं हो सकता। अब एक बात और, एक ही स्पीसीज़ के, एक ही स्पीसीज़ के जीनोम में जितने क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 होते हैं हम लोगों में, जितने क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में कभी सेम नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको, मैंने क्या दिखाया था आपको, पापा का पहला
फिर पापा का दूसरा, फिर पापा का तीसरा, एंड सो ऑन। पापा का 23 वाला क्या सेम है? साइज़ में सेम नहीं है, शेप में सेम नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रोमेयर की पोजीशन वेरी कर सकती है, जीन तो वेरी करेंगे ही करेंगे, जीन की लोकस भी वेरी करेगी। लोकस मतलब जीन जहाँ बैठता है, क्रोमोसोम में जीन जहाँ बैठा होता है उसको बोलते हैं लोकस। जीन की वैरायटी डिफर कर गई, जीन की लोकस डिफर कर गई, सेंट्रोमेयर की पोजीशन डिफर कर जाएगी, शेप और साइज़ भी डिफर कर जाएगा। तो एक ही जीनोम के जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो कभी आपस में सेम नहीं होंगे, वो 100% डिफर होंगे। हाँ, लेकिन अगर मान लो एक ही प्रजाति के जैसे मान लो अभी मैं बात करता पापा के क्रोमोसोम की और मम्मी के, तो एक ही प्रजाति के अगर हम दो क्रोमोसोम की बात करें जो आपस में मैच कर जाएंगे उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है? सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम, जीन का टाइप सेम, जीन की लोकेशन सेम, ठीक है, लेकिन उनके एलील वेरी कर सकते हैं। कुछ ऐसा बच्चों, जैसे मान लो ये 5 मम्मी के क्रोमोसोम है, 5 पापा के क्रोमोसोम है बच्चों। अब आप देखो इनको ऐसे पेयर कराओ, अब देखो ये उंगली इससे मैच कर गई ना, ये उंगली इससे मैच कर गई, तो देखो इसकी लंबाई सेम थी तो ये होमोलोगस है। ये एक मम्मी का ये पापा का देखो मैच कर गया, ये 5 ये थर्ड वाला देखो एक मम्मी का एक पापा का मैच कर गया, ये देखो मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। और किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम में बच्चों देखो लंबाई चौड़ाई मोटाई दोनों उंगलियों की समान है ना, कलर भी सेम है। और क्या होगा, जो रेखाएं हैं ना, जो लाइनिंग से जहाँ से फोल्ड होता है फिंगर, वो भी देखो सेम होगा। इसको लोकस बोल दो। और इस पे बैठा होता है जीन, यानी लोकेशन भी सेम है, सेंट्रोमियर की पोजीशन भी सेम है, लंबाई चौड़ाई भी सेम है, बस फ़र्क क्या है, हाफ मैटरनल है और हाफ पैटर्नल। तो बच्चों एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, कंफर्म। सिर्फ इनके एलील डिफर हो सकते हैं, जीन सेम होगा, एलील डिफर हो सकते हैं। एलील से क्या मतलब है बच्चों, ये मान लो पापा का जो जीन है वो भी हाइट का है, मम्मी का भी हाइट का जीन है, लेकिन पापा टॉल है तो कैपिटल टी एलील आएगा, मम्मी ड्वार्फ है तो स्मॉल टी आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? देखिए बच्चों, ये मिले हैं, ये पापा का जीनोम है, पैटर्नल जीनोम, 23 इसमें क्रोमोसोम है, और ये मम्मी का जीनोम है, 23 क्रोमोसोम इसमें, बिकॉज स्पीसीज सेम है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब ये मैंने इनके 23 बना दिए, 1 2 3 4 और ये 23। या तो एक्स हो सकते हैं 23 स्पर्म में, या तो एक्स हो सकते हैं, या दूसरी चॉइस है वाई हो सकते हैं। वाई बहुत छोटा होता है, ये देखिए मैंने लिखा है ना, एक्स और वाई। इधर देखिए, ये मम्मी का पहला, मम्मी का दूसरा, मम्मी का तीसरा, मम्मी का चौथा, और ये मम्मी का 23। और इसमें एक ही प्रकार का होता है, एक्स ऑनली, इसमें केवल एक्स होता है, वाई कभी भी नहीं होता मम्मी में। यानी हम कह सकते हैं जो मेल होता है हमारे स्पीसीज़ में वो हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रोगैमेटिक का क्या मतलब हुआ बच्चों? कितने प्रकार के गैमेट बना सकता है? 2, 22 प्लस एक्स, या 22 ऑटोसोम प्लस एक एक्स, या फिर 22 ऑटोसोम या वाई प्लस वाई, इसलिए हेट्रोगैमेटिक है। फीमेल बताइएगा बच्चों, फीमेल देख के बताइए, ये तो एक ही प्रकार के गैमेट बनाएगी ना, तो होमोगैमेटिक होगी, होमोगैमेटिक होगी। कैसे? ये एक ही प्रकार का 22 प्लस एक्स, वाई तो इसके पास है ही नहीं, तो होमोगैमेटिक होगी। और आप जानते हो जब ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, रिजल्ट इधर लिख देता हूँ, रिजल्ट आ जाएगा 44 प्लस एक्स, मतलब ये 46 क्रोमोसोम देखो टोटल हो गए, 2n बराबर 46 क्रोमोसोम हो गया। और चूंकि डबल एक्स आया है तो ये क्या बनेगी, ये फीमेल बनेगी, फीमेल। ठीक है, अगर मान लो ये इसके साथ फ्यूज़ करता तो क्या होता बच्चों, इसका परिणाम ये होता 44 प्लस एक्स वाई। जब एक्स वाई हो जाएगा, इसमें भी 2n बराबर 46 हो गया। देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेल बनेगा। ठीक है बच्चों, काफ़ी क्लियर होगी बातें। और ये जब मियोसिस होगी तो ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ठीक है, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। बच्चों इस तरह के क्रोमोसोम को हमें अभी हम लोग ने पहले भी बोला था होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन बच्चों ज़रा ध्यान से देखने की बात है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते थे, जिनकी सेंट्रोमियर की पोजीशन बच्चों सेम, जीन की लोकस सेम, जीन का टाइप सेम। जैसे ये हाइट का जीन है तो यहाँ भी हाइट का होगा, यहाँ पे मान लो आई कलर का है तो यहाँ भी आई कलर का होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम, जीन सेम, इनका ट्रेट भी सेम होगा।
ठीक है। लेकिन क्या होता है, इनका जो एलील हो सकता है ना, जीन की जो वैरायटी हो सकती है वो डिफर हो सकती है। जैसे ये हाइट का जीन है तो ये भी हाइट का होगा, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा, इसकी हाइट हो सकता है कम हो, या दोनों की ज़्यादा हो या दोनों की कम हो। ठीक है बच्चों, तो जीन सेम है बट उसका जो एक्सप्रेशन है ना वो अलग हो सकता है, यानी एलील में भी वेरी। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का हर चीज़ सेम होता है, सिर्फ उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो वेरी कर सकता है, यानी एलील वेरी कर सकता है। बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, ये पापा का एक्स है, ये मम्मी का एक्स है, ये तो होमोलोगस है। यानी कि जब फीमेल सेक्स बना तो होमोलोगस कितने होंगे टोटल, 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। देखिए, लेकिन जब मेल सेक्स बनेगा बच्चों तो ये 22 पेयर तो होमोलोगस हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला पेयर है, देखिए क्या ये इसके साथ पेयरिंग बना पा रहा है। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, लंबाई चौड़ाई भी डिफर हो जाएगी, जीन भी डिफर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, इनकी लोकस भी डिफर हो जा रही है। तो ये क्या होते हैं, होमोलोगस नहीं होते। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हेमीजाइगस, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा होमोलोगस होता है और कुछ हिस्सा नॉन होमोलोगस होता है। तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस। तो बताओ बच्चों, फीमेल सेक्स के पास कितने होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन मेल के पास 22 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम होता है और लास्ट होता है हेमीजाइगस। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इस फिगर में बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में दिखाया गया है। देखिए दो अलग अलग कलर से हैं। देखिए लेंथ कैसी है, सेम, विड्थ कैसी है, सेम, सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी है, सेम। अगर जीन की बात करें तो यहाँ जो जीन होगा वही जीन यहाँ पे भी होगा, तो जीन की जो लोकस है वो भी कैसी है, सेम। ठीक है, जीन भी कैसे हैं, सेम, लेकिन उनका जो एलील है वो कैसा है, मे वेरी, सिर्फ एलील वेरी कर सकता है। और हाफ देखिए ये कैसा है, इसको मान लो पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, और ये कैसा है, ये मैटर्नल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इन्हीं की पेयरिंग को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर हो गई बच्चों। और देखिए अलग अलग कलर से इसलिए दिखाया गया ताकि आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। देखिए जब भी कभी रेप्लिकेशन होता है बच्चों, रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में। जब भी कभी रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन होता कहाँ है, एस फेज में, एस फेज ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज के एस फेज में। आपको पता होगा सेल साइकिल में 3 फेज होती है, सेल साइकिल में 3 फेज होती है, G1 S G2। ठीक है, और फिर उसके बाद सेल डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं एम फेज। ठीक है, याद आ रहा होगा। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, इसमें है पापा का जीन यानी डीएनए भरा हुआ है, ये पापा का सिंगल डीएनए है। मान लो ये पैटर्नल डीएनए है, इसमें मम्मी का डीएनए भरा होगा। और डीएनए के विशेष भागों को ही क्या बोलते हैं बच्चों, जीन। डीएनए के विशेष भागों को जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो अपना काम कर सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं जीन। तो ये देखिए ये मैटरनल डीएनए है और इनको बोलते हैं, देखिए एक डीएनए जब एक क्रोमोसोम बनाएगा तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमैटिड, ध्यान देना, क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड है। और इसी को क्रोमोसोम बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्रोमैटिड ही क्रोमोसोम है, जी बच्चों, क्रोमैटिड ही क्रोमोसोम होता है, क्रोमैटिड ही क्रोमोसोम होता है। लेकिन ये कैसा क्रोमोसोम है, ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, अभी ये रेप्लिकेट नहीं हुआ है, मतलब एस फेज के पहले की बात चल रही है। अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या क्रोमैटिड, कितने क्रोमैटिड है, 1। एक डीएनए मतलब 1 क्रोमैटिड, मतलब 1 क्रोमोसोम, 1 डीएनए मतलब 1 क्रोमैटिड मतलब 1 क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों, ये तो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया कि एक डीएनए एक क्रोमैटिड में पाया जाता है, उसी को क्रोमोसोम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो एस फेज में रेप्लिकेशन हो गया तो एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है। अब आप बताओ इसमें, अब इसको हम ऐसे बना देते, एक डीएनए ये रहा, ये डीएनए देखो, ये डीएनए है और ये डबल हो चुका है। देखिए सेम कॉपी बन गई है, सेम कॉपी ये बन गई डीएनए की, कार्बन कॉपी बन जाती है डीएनए की, ये डीएनए की कॉपी बन गई। ये देखिए मम्मी का डीएनए एक था,
यहाँ देखिए डबल हो गया। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हो जाता है। देखिए एक डीएनए के पीस से ये देखिए 2 डीएनए बन गए पापा के, ये देखिए मम्मी के 1 से 2 बन गए, इसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। चूंकि सेम कॉपी है तो देखिए 2 क्रोमेटिड बन गया। ये देखिए एक क्रोमेटिड ये कह रहे थे और एक क्रोमेटिड इसको बोल रहे थे। चूंकि दोनों कार्बन कॉपी है इसलिए सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सिस्टर क्रोमेटिड। इसमें भी देखिए ये मम्मी का डीएनए था, ये उसकी कार्बन कॉपी बन गई तो ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। क्या बच्चों ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है? नहीं। ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है? नहीं। लेकिन ये और ये है, ये और ये है, लेकिन और ये नहीं है, इनको सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? एक एक चीज़ें क्लियर हो गई। तो क्रोमेटिड में कितने डीएनए होते हैं? 1। अब देखो यहाँ क्रोमेटिड में कितने डीएनए हैं? 2। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन हो गया है। इनको भी क्रोमोसोम कह सकते हैं बच्चों, क्रोमेटिड को क्रोमोसोम कह सकते हैं। आप बोलेंगे सर उसको भी क्रोमोसोम कहा है, इसको भी क्रोमोसोम, ये भी है बच्चों, ये भी है। फ़र्क क्या है? ये सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, यानी एक डीएनए को शो कर रहा था, यानी अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम को शो कर रहा था। ये कैसा है बच्चों? ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम को शो कर रहा है। इसमें 2 क्रोमेटिड हैं। इसमें कितने क्रोमेटिड हो गए? डबल क्रोमेटिड हो गए। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन हैज़ बीन नाउ डन। रेप्लिकेशन हैज़ बीन नाउ डन। ठीक है। एक बात और बताना चाहेंगे बच्चों इसी फिगर में, ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं सेंट्रोमियर के नंबर से। आप देखो यहाँ 1 सेंट्रोमियर है, मतलब ये 1 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये भी एक क्रोमोसोम में 1 सेंट्रोमियर है, ये भी 1 ही है। यहाँ देखिए, यहाँ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 है। क्रोमेटिड चाहे जितने हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये भी 1 है। यहाँ पे भी देखिए 2 क्रोमेटिड हैं, लेकिन सेंट्रोमियर तो 1 है ना बच्चों, इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे डिसाइड होगा? बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। बताओ ये कैसे हैं? कितने क्रोमेटिड बच्चों? 1। कितने डीएनए? 1। लेकिन क्रोमोसोम भी 1। क्रोमोसोम का नंबर बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं सेंट्रोमियर कितने हैं? 1। ठीक है, डीएनए कितने हैं? 2। ये क्रोमोसोम कितने हैं? 1, क्योंकि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 तो क्रोमोसोम का नंबर भी 1। लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं बच्चों? 2। और जितने क्रोमेटिड उतने डीएनए। तो बताओ बच्चों डीएनए कितने हैं? 2। ठीक है बच्चों, और इन एंड्स को बोलते हैं टीलोमियर। तो टीलोमियर बच्चों कितने हैं? यहाँ पर जो अनरेप्लिकेटेड डीएनए है 2। यहाँ बताइए, 1 क्रोमोसोम में देख रहे हैं, इसी ग्रीन वाले में आप देख रहे हो तो ग्रीन में ही देखो। यहाँ टीलोमियर कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, डीएनए कितने? 2। क्रोमेटिड कितने? 2। सेंट्रोमियर कितना? 1। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हुआ? 1। रेप्लिकेटेड है कि अनरेप्लिकेटेड? रेप्लिकेटेड। एक एक चीज क्लियर बच्चों? चलो एक क्वेश्चन बताओ, कितने क्रोमोसोम? 1। कितने क्रोमेटिड? 1। रेप्लिकेटेड कि अनरेप्लिकेटेड? अनरेप्लिकेटेड। डीएनए बोलो 1, इसमें बोलना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1, क्रोमेटिड 2, रेप्लिकेटेड है कि अनरेप्लिकेटेड? रेप्लिकेटेड। ठीक है बच्चों, बताओ डीएनए कितने हुए? 2। चलो एक और फिगर बना देते हैं, मान लो हम इसमें 4 बना दें समझाने के लिए आपको। बताओ बच्चों ये कैसा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है कि अनरेप्लिकेटेड? रेप्लिकेटेड। सेंट्रोमियर 1, डीएनए 4, क्रोमेटिड 4। ठीक है, टीलोमियर बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 8। क्लियर बच्चों? हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्रोमेटिड वर्ड क्लियर हो गया होगा। क्रोमेटिड वर्ड क्लियर हो गया। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? जो एक ही क्रोमोसोम के पार्ट हों, जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं। नॉन सिस्टर क्या होते हैं? जो अलग अलग सेंट्रोमियर से जुड़े हैं। चलो बताओ, ये और ये सिस्टर, ये और ये सिस्टर, लेकिन ये पर्पल और ये ग्रीन, ये कैसा? नॉन सिस्टर। ये बताओ, पर्पल और ये ग्रीन नॉन सिस्टर। ठीक है बच्चों, आपने सुना होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही क्या होता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर याद है? तो यहाँ का जेनेटिक मटेरियल इधर चला जाएगा और इधर का जेनेटिक मटेरियल इधर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन। इसी वजह से जेनेटिक वेरिएशन पैदा होता है। इसी वजह से जेनेटिक वेरिएशन पैदा होता है। एक एक चीज़ बच्चों क्लियर हो गई? तो देखिए बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। किसी को भी पैटर्नल मान लीजिए, किसी को भी मैटर्नल मान लीजिए। सेंट्रोमियर भी आपको दिख रहा होगा, ये सेंट्रोमियर भी दिख रहा है आपको। ठीक है,
सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये है क्या, इसको बोल दो सेंट्रोमियर। द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम इज सेंट्रोमियर। और इसके दोनों साइड पर, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड पर क्या होती है, 2 प्लेट्स होती है, प्रोटीन की प्लेट्स होती है, ट्राइलेमिलर। ट्राइलेमिलर का मतलब 3 परत की बनी होती है। ट्राइलेमिलर प्रोटीनस प्लेट इज नोन एज काइनेटोकोर। इसी को काइनेटोकोर बोलते हैं। और बच्चों सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये नॉन जेनेटिकल पार्ट होता है, सेंट्रोमियर इज नॉन जेनेटिकल पार्ट। और ये देखिए एंड्स को आप क्या बोल रहे हो, टीलोमियर। एंड्स को बोलते हैं टीलोमियर्स। इसका काम होता है डीएनए को सील कर देना, सीलिंग ऑफ डीएनए, सीलिंग ऑफ डीएनए। और बच्चों ये गुआनिन रिच होता है, गुआनिन रिच होता है, ध्यान दीजिएगा, गुआनिन रिच होता है। क्लियर। और ये तो देख रहे हो दोनों रेड वाले कैसे हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों ब्लू वाले की बात करें, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है। तो एक एक चीज़ क्लियर होगी बच्चों। और क्रोमोसोम की कवरिंग को पैलिकिल कहते हैं, पैलिकिल कोट, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होती है। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये वर्ड आप कहीं ना कहीं सुन चुके होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सुन चुके होंगे, ये यूग्लिना में पैलिकिल आपने सुना था। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या दिखाया जा रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम को देखिए, ये पैटर्नल है, ये लाइट कलर वाला पैटर्नल, ये डार्क कलर वाला मैटर्नल, यानी ये पापा का, ये मम्मी का। देखो बच्चों जीन का लोकस सेम है, इसका लोकस देखो बिल्कुल सेम है, ये देखिए लोकस सेम है। ये है आई कलर वाले जीन का लोकस, ये देखिए आई कलर वाले जीन का लोकस सेम है ना बच्चों, होमोलोगस है तो सेम टाइप के होंगे। ये देखिए हेयर कलर वाला लोकस, ये देखिए हेयर कलर वाला लोकस सेम है। ठीक है, लोकस बिल्कुल सेम होगा। क्लियर बच्चों। और एक चीज़ और है, जीन भी सेम है, हेयर कलर, तो देखो हेयर कलर, मम्मी का हेयर कलर वाला, पापा का हेयर कलर वाला, मम्मी का आँखों के पापा के आँखों का कलर वाला, मम्मी के आँखों का कलर वाला। ठीक है बच्चों, जीन का लोकस भी सेम होता है बच्चों। ठीक है, सेंट्रोमियर की पोजीशन भी सेम होती है बच्चों। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, लेंथ भी सेम बताया था, विड्थ भी सेम बताया था। ठीक है ना, लेकिन हाफ मैटरनल और हाफ पैटर्नल, यानी पैटर्नल और मैटरनल होते हैं हाफ हाफ। ठीक है, और इनकी नंबरिंग भी सेम होती है। अगर ये पापा का पहला क्रोमोसोम है तो ये मम्मी का पहला क्रोमोसोम होगा, मतलब सेम होगा। अगर ये पापा का दूसरा है तो मम्मी का दूसरे से ही मैच करेगा। क्लियर बच्चों। तो एक एक चीज़ क्लियर, जीन भी सेम, लेकिन एलील डिफर हो सकते हैं। एलील मतलब जीन की वैरायटी डिफर हो सकती है। सपोज इनकी आंखों का कलर है ब्लैक, तो इनकी आंखों का कलर ब्लू, ग्रीन या ब्राउन भी हो सकता है। इनका हेयर कलर है मान लो ब्लैक, तो इनका हेयर कलर कुछ और हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन डिफर हो सकता है, बाकी हर मामले में सेम होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। और इनको टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, देखो ये मम्मी का क्रोमोसोम मान लो, ठीक है, और कलर चेंज कर देते हैं दूसरे। ये पापा का क्रोमोसोम मान लो, अनरेप्लिकेटेड है कि रेप्लिकेटेड, अनरेप्लिकेटेड, अनरेप्लिकेटेड है। कितने क्रोमेटिड है बच्चों उसमें, 2। देखिए एक इसमें क्रोमेटिड है, एक इसमें क्रोमेटिड है, अनरेप्लिकेटेड है। कितने डीएनए बच्चों, 2। ठीक है, तो आप बताओ इसमें क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसमें 2 क्रोमेटिड है, इसलिए इसको बोलते हैं बाईवैलेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, बाईवैलेंट। जितने क्रोमेटिड हों उतने ही वैलेंट बोलिएगा। अब बताओ यहाँ देखो ये रेप्लिकेटेड है, ये एस फेज के बाद की बात कर रहे हैं, एस फेज के बाद रेप्लिकेशन हो जाता है। तो देखो इसमें कितने क्रोमेटिड हैं, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है। टोटल कितने क्रोमेटिड हैं, तो आंसर आ जाएगा 4। देखो लिखा है होमोलोगस पेयर्स कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। अब इसे क्या बोलेंगे, बाईवैलेंट की बजाय क्या बोलेंगे बच्चों, टेट्राड। बाईवैलेंट की जगह टेट्राड। तो ये क्या है बच्चों, बाईवैलेंट। अनरेप्लिकेटेड होगा तो बाईवैलेंट, रेप्लिकेट हो गया बच्चों तो टेट्राड। और कितने क्रोमेटिड होंगे, 4। कितने डीएनए होंगे, 4। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती जा रही होगी। देखिए ये भी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को दिखाया गया है, लेकिन कलर इसमें सेम ले लिया गया, वो कोई फ़र्क नहीं है, आपको समझ आ गया है। ये मान लो पैटर्नल, ये मान लो मैटर्नल। देखिए लेंथ सेम है, विड्थ सेम है। ठीक है, जीन की पोजीशन भी सेम है। देखो हेयर कलर वाला जीन, हाइट का जीन, लिपोमा फॉर्मेशन वाला जीन। ठीक है, क्लियर। अब देखो फिनोटाइप इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखो इनका जीन है, जीन सेम है, जीन हेयर का जीन है, हाइट का जीन है, लिपोमा फॉर्मेशन का जीन है। देखिए पोजीशन सेम है,
इसकी पोजीशन सेम, इसकी पोजीशन सेम, इसकी पोजीशन सेम, मतलब लोकस भी सेम है, जीन भी सेम है, लेकिन देखिए एक्सप्रेशन अलग अलग है। इनके हेयर का कलर है रेड और इनके हेयर का कलर है ब्राउन। इसका कारण है यानी वेरिएशन इन जीन है। जीन का टाइप सेम है लेकिन वेरिएशन इन जीन एक्सप्रेशन, जीन के एक्सप्रेशन में वेरिएशन आ रहा है। और ये जो वेरिएशन होता है ये होता है ड्यू टू एलील, ड्यू टू एलील। और ये एलील क्या होता है अभी आपको बताएंगे, ड्यू टू एलील। ठीक है, यहाँ देखो हाइट का टॉल है और यहाँ पे भी टॉल है, तो यहाँ एलील डिफर है। देखो यहाँ रेड वाला एलील, यहाँ ब्राउन वाला एलील ले लिया, यहाँ दोनों एलील सेम है, टॉल टॉल। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ एलील डिफर है, ये देखिए नो लिपोमा, यहाँ लिपोमा, यानी कि क्या होता है यहाँ एलील डिफर है। जब एलील बच्चों सेम हो तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। जैसे कैपिटल टी मान लो टॉलनेस के लिए लिया, कैपिटल टी फिर टॉलनेस के लिए लिया, तो कैपिटल टी वर्ड आ रहा है, तो ये कैसा हुआ होमोजाइगस एलील। जबकि आप मान लो इसके लिए आर कैपिटल आर ले लिया, इसके लिए स्मॉल आर ले लिया, वह बताओ ये दोनों कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस एलील, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है बच्चों, काफ़ी चीज़ें देखिए क्लियर होती जा रही हैं। जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ पर। देखिए बच्चों, ये पैटर्नल, ये मैटरनल, सब कुछ सेम, सेंट्रोमेर की पोजीशन सेम, जीन की पोजीशन सेम, जीन का लोकस सेम। ठीक है, लेकिन वैरायटी क्या हो सकती है, डिफर। जैसे यहाँ एलील है पर्पल फ्लावर के लिए और यहाँ एलील है किसके लिए, वाइट फ्लावर के लिए। देखिए एलील डिफर हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मैंने इतने सारे इमेजेस आपको दिखाए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कराने के लिए। यहाँ पे भी देखिए पेरेंट 1 यानी मेल मान लें, यहाँ पेरेंट 2 यानी फीमेल मान लें। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जीन की पोजीशन, जीन का लोकस सब सेम है। देखिए जीन भी सेम है, हाइट का जीन, तो इधर भी हाइट का जीन है। ये पी के जो पॉड शेप होता है ना उसका, तो यहाँ रिंकल्ड और यहाँ स्मूथ है। तो देखिए ये भी सेम, जीन सेम है, लोकस भी सेम है, जीन भी सेम है, एलील सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी। देखो यहाँ दोनों एलील सेम है यानी होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ बच्चों बोलो ये रिंकल्ड है, ये स्मूथ है, बताओ बदल गए ना एलील, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर बच्चों, देख पा रहे हैं फिर से एक बार, इसको मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो, जीन की लोकेशन सेम, जीन भी सेम। अच्छा जीन को कैसे पहचानोगे, जीन मतलब लेटर, लेटर चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो पी लिखा है तो इधर भी पी लिखा हो, वो कैपिटल हो या स्मॉल हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ ए लिखा है तो यहाँ पे भी ए ही लिखा है, जैसे यहाँ बी लिखा है तो यहाँ बी ही लिखा है। एक लेटर मतलब एक जीन, एक लेटर मतलब एक जीन। अगर यहाँ पी लिख देते और यहाँ लिख देते क्यू, मतलब ये दोनों जीन सेम नहीं होते, डिफर होते, फिर ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जीन का पोजीशन भी सेम है, लोकस भी सेम है। देखिए जीन की लोकस, जहाँ जीन बैठते हैं क्रोमोसोम पे वो उनको बोलते हैं लोकस। ठीक है, और जीन होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम प्रकार के जीन होते हैं। जैसे यहाँ पी वाला जीन है तो यहाँ पे भी पी वाला जीन है, जैसे यहाँ ए वाला जीन है तो यहाँ पे भी ए वाला है, यहाँ बी वाला है तो यहाँ पे भी बी वाला है। हाँ वो बात अलग है कि यहाँ कैपिटल भी है, यहाँ स्मॉल भी। ये जो वैरायटी में वेरिएशन आ रहा है ना, इसी को तो एलील बोलते हैं। जैसे देखो मैं इस फिगर को फिर से दिखाता हूँ थोड़ा सा इरेज करके। बच्चों यहाँ पी लेटर है मतलब जीन सेम है, यहाँ ए लेटर है मतलब जीन सेम है, यहाँ पे बी लेटर है मतलब जीन सेम है। एक लेटर एक जीन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आप यहाँ देखो, इन दोनों को देखो, दोनों कैपिटल पी एलील है, तो कैसी कंडीशन बनेगी, होमोजाइगस। और दोनों कैपिटल लिखा है तो डोमिनेंट एलील होंगे। ठीक है, डोमिनेंट एलील वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो अपना करेक्टर एक्सप्रेस कर पाते हैं उनको डोमिनेंट एलील बोलते हैं। और रिसेसिव वो होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब देखो जैसे स्मॉल ए, इसमें भी देखो जीन सेम है ए, लेकिन एलील इनके एलील भी सेम है, तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल ए होमोजाइगस। लेकिन ये कैसी है, रेसेसिव कंडीशन, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इस जीनोटाइप का देखो, इसको जीनोटाइप बोलते हैं, ये जो एलील को एक्सप्रेस करने को जीनोटाइप, और जो ये एक्सप्रेशन की बात कर रही है जो आपको आंखों से दिखेगा वो होता है फिनोटाइप, वो होता है फिनोटाइप। तो ठीक है बच्चों, जीनोटाइप और फिनोटाइप में आइडिया लगा आपको, जीनोटाइप और फिनोटाइप का आइडिया आपको लग गया ना। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ चेक करो, यहाँ कैपिटल भी है
और यहाँ स्मॉल बी वाला एलील है, यहाँ डोमिनेंट एलील है, ये रेसेसिव एलील है। यहाँ दोनों डोमिनेंट एलील थे, यहाँ दोनों रेसेसिव एलील थे। डोमिनेंट वाले एक्सप्रेस करेंगे, रेसेसिव वाले एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है तो एक्सप्रेशन आता है। यही तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ जीनोटाइप बना कैपिटल बी स्मॉल बी। इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। और ये एक्सप्रेस करेगा कि नहीं, ये अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि बी इज डोमिनेटेड ओवर स्मॉल बी, कैपिटल बी इज डोमिनेटेड ओवर स्मॉल बी। ठीक है बच्चों, देखो ये फिगर देखो, एलील का क्या होता है। एलील क्या होता है? एलील कुछ नहीं है, दिस इज द वेरिएंट्स ऑफ सिंगल जीन। एक ही जीन के जो वेरिएंट्स हो सकते हैं उनको बोल सकते हैं क्या? एलील। तो एलील वर्क्स इन पेयर, एलील हमेशा पेयर में वर्क करते हैं और इसी पेयर को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप। और क्यों पेयर क्यों बने? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम के कारण, होमोलोगस क्रोमोसोम के कारण। ठीक है, तो क्या लिखा है? ईच एलील इज वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये देखो, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो इसीलिए ये पेयर में होते हैं। एक मम्मी वाला एलील, एक पापा वाला एलील, एक मम्मी वाला एलील, एक पापा वाला एलील। ठीक है बच्चों, यहाँ दोनों एलील देख पा रहे हो, कलर से दिखाया गया। यहाँ भी पर्पल कलर, यहाँ भी पर्पल कलर, सेम है, होमोजाइगस पेयर। यहाँ देख रहे हो, एक पर्पल दिखा दिया गया, एक ब्लैक दिखा दिया गया, हेट्रोजाइगस पेयर। तो यहाँ एलील कैसा है? यहाँ होमोजाइगस एलील है। दोनों एलील कैसे हैं? एलील हमेशा पेयर में होते हैं। नंबर 1, एलील अपने आप को पेयर में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उनको उनकी एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। अब जीनोटाइप कितने टाइप के हो सकते हैं? या तो होमोजाइगस या तो हेट्रोजाइगस। बच्चों इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि आई कलर के बारे में बताया गया। आई कलर, तो ये आई कलर वाला जीन होगा। यहाँ जीन सेम है, देखिए सबकी आंखों में जीन सेम है। अगर हम आई कलर की बात करें तो जीन सेम है, एक ही जीन सबके पास है। जो जीन इनके पास है वही इनके पास है, वही इनके पास है, सबके पास वही जीन है। आई कलर का कोई एक जीन होगा जिसको किसी भी लेटर से हम ई से एक्सप्रेस कर लेते हैं, मान लो। अब इस ई को आप कितनी तरीकों से लिख सकते हो? 2 तरीकों से, या तो कैपिटल ई या तो स्मॉल ई, या तो कैपिटल ई या तो स्मॉल ई। ठीक है ना। तो अब आप देखो, ये डोमिनेंट वाला एलील हो गया और ये रेसेसिव वाला एलील हो गया। डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है चाहे वो हेट्रोजाइगस स्टेज में हो या होमोजाइगस। रेसेसिव एलील अपने आप को होमोजाइगस स्टेज में तो एक्सप्रेस कर लेता है, लेकिन हेट्रोजाइगस स्टेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि जीन सबका एक ही है, लेकिन आप देखो इसकी आंखों का कलर देखिए ब्राउन टाइप का, इसका देखिए ब्लूइश टाइप का, इसका देखिए डार्क ब्राउन टाइप का, इसका देखिए ग्रेइश टाइप का, इसका भी देखिए ग्रेइश टाइप का, इसमें देखिए थोड़ा अलग है। तो ये जो वेरिएंट्स हैं, एक ही जीन के वेरिएंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? एलील। एक ही जीन के वेरिएंट्स को क्या बोलते हैं? एलील। जनरली एलील कितने प्रकार के होते हैं? 2। अगर कैपिटल लेटर लिख दिया आपने तो ये क्या होगा? डोमिनेंट एलील। अगर स्मॉल लेटर लिख दिया तो ये रेसेसिव एलील होगा। डोमिनेंट एलील अपने आप को होमोजाइगस यानी कि कैपिटल ई में भी एक्सप्रेस करेगा और कैपिटल ई स्मॉल ई यानी हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा, जबकि रेसेसिव एलील अपने आप को होमोजाइगस में तो एक्सप्रेस कर लेगा लेकिन हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। आई थिंक आपको बच्चों काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होगा। हालांकि मैं आपके लिए एलील पर, जीन पर, ठीक है, और भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स पर एक नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। काफ़ी बच्चों की डिमांड है ताकि उनका ये कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाए और आपको जेनेटिक्स में ज़रा भी कोई समस्या ना आए। ठीक है बच्चों, मेरा आज का काफ़ी प्रयास है कि आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न आज का दूर हो जाए, फिर नई वीडियो में और कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें ब्रॉड होती है इसलिए काफ़ी टाइम देना होता है। ठीक है, ये मैटरनल मान लो, ये पैटर्नल मान लो, मैटरनल पैटर्नल मतलब एक को मेल मान लो एक को फीमेल। आप देखो इस पे बैठा हुआ है कैपिटल बी वाला एलील, इस पे बैठा हुआ है कैपिटल बी वाला एलील, दोनों का कलर सेम देखो शो किया गया मैजेंटा कलर। तो देखिए दोनों सेम है, तो कैसी कंडीशन हुई? होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ देखो पापा वाले पे बैठा हुआ है स्मॉल बी, मम्मी वाले पे भी बैठा हुआ है स्मॉल बी, तो कैसा हो गया? स्मॉल बी, ये भी होमोजाइगस कंडीशन हो गई। यहाँ चेक करिए, पापा वाले पे बैठा है कैपिटल बी और मम्मी वाले पे बैठा है स्मॉल बी। अब आप देखो क्या हुआ, यहाँ पे कलर भी मैंने चेंज कर दिया है, इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। दोनों डिफर हैं तो हेट्रोजाइगस, अगर एलील सेम हो तो होमोजाइगस, डिफर हो तो हेट्रोजाइगस। यहाँ देखो
पापा वाले पे अब की बार येलो बिठा दिया, मम्मी वाले पे मैजेंटा बिठा दिया। अब हो जाएगा स्मॉल बी कैपिटल बी, लेकिन लिख तो आप दो, तो तब भी ये हेट्रोजाइगस हो गया। पढ़िए जरा, होमोजाइगस क्या होता है। ऐसी सेल को होमोजाइगस बोलेंगे, ऐसी सेल में होमोजाइगस जीन पाए जाएंगे जिसमें आइडेंटिकल एलील्स हों, जिसमें आइडेंटिकल एलील हों ऑन द बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम। जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम टाइप के एलील बैठे हों, होमोजाइगस, ठीक है। और इस सेल को होमोजाइगोट बोल देंगे, होमोजाइगोट। देखिए इसमें भी सेम टाइप के हैं तो होमोजाइगस कंडीशन, और सेल को होमोजाइगोट। जबकि देखिए यहाँ क्या है, जब किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हेट्रोजाइगस जीन पाए जाएं, जैसे कि दो डिफरेंट एलील हों, ठीक है, वाइल्ड यानी एक डोमिनेंट टाइप हो, डोमिनेंट टाइप, और दूसरा म्यूटेंट टाइप हो, तब इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। वाइल्ड टाइप यानी डोमिनेंट टाइप, और म्यूटेंट टाइप यानी स्मॉल बी यानी रेसेसिव को म्यूटेंट टाइप बोलते हैं और डोमिनेंट टाइप को वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं। तो देखिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, दोनों एलील डिफरेंट हैं तो इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ दोनों सेम थे, होमोजाइगस बोल रहे थे। और सेल को क्या बोलेंगे या ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लें, हालांकि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए, ये है पापा का क्रोमोसोम मान लो, ये मम्मी का क्रोमोसोम मान लो। तो अब आप देखो ये क्या हो गया, ये कौन सी कंडीशन बन गई, टेट्राड कंडीशन बन गई ना। आपको याद होगा, 1 डीएनए, 2 डीएनए, 3 डीएनए, 4 डीएनए, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड। तो देखो ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन ये और ये बताओ, ये और ये बताओ नॉन सिस्टर, ये और ये बताइए नॉन सिस्टर, ठीक है ना। ये और ये बताइए नॉन सिस्टर, ये और ये बताइए नॉन सिस्टर, समझ गए ना। तो अब मैंने क्या बोला था, हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है। और ये देखिए एलील बैठा हुआ है कैपिटल ए, तो यहाँ पे भी कैपिटल ए बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेम कॉपी है, क्योंकि रेप्लिकेशन के बाद बना है तो सेम एलील होंगे। लेकिन पापा के एलील डिफर हो सकते हैं। देखिए स्मॉल ए बैठा है, स्मॉल बी बैठा है, स्मॉल सी बैठा है, इधर भी ये रेप्लिकेशन से बना है, सेम होगा। अब आप देखो क्या, और रेप्लिकेशन कहाँ हुआ था बच्चों, एस फेज में, एस फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है। यहाँ देखिए अब ये पापा का है, यहाँ क्या बैठा हुआ था, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इधर क्या बैठा था, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। तो अब ये दोनों कैसे क्रोमैटिड हैं, ये दोनों है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन्हीं के बीच में क्या होगा, ये टुकड़ा टूट जाएगा। ये टुकड़ा एक एंजाइम होता है रीकॉम्बिनेज, आपके एनसीईआरटी में दिया है। ये कैंची की तरह काम करता है, इसमें कई एंजाइम का ग्रुप होता है, कैंची की तरह भी काम करता है और इसमें जोड़ने की क्षमता भी होती है। काटेगा भी इन आम को और जोड़ भी देगा। देखो इसने कट किया, मान लो इसने कट कर दिया, इसको कट कर दिया यहाँ से, इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको यहाँ से कट कर दिया। तो देखो कट करने के बाद क्या हुआ, इसने यहाँ का टुकड़ा उठा के इधर बदल दिया, यहाँ का टुकड़ा इधर भेज दिया और यहाँ का टुकड़ा इधर भेज दिया। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर मतलब इधर से उधर जाना, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब नया कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिएगा पेरेंट से कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा। और किसके बीच होता है, नॉन सिस्टर की सिस्टर। कितने स्ट्रैंड स्टेज में होता है बच्चों, 4। उस स्ट्रैंड स्टेज को क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसा है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों, क्योंकि आप देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पहले जैसा ही है। यहाँ पे देखो, इधर भी देखो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये पहले जैसा है, ठीक है। एक्सचेंज तो इन दोनों के बीच हुआ है ना। अगर देखो ये ब्लू वाला टुकड़ा इधर से इधर चला गया है और रेड वाला टुकड़ा इधर से इधर आ गया है, तभी तो यहाँ पर देखो ए बी था, उसकी जगह स्मॉल सी आ गया। ए बी था, ये देखो ए बी था और कैपिटल सी था, कैपिटल सी इधर से उठ के इधर चला गया और इधर जो स्मॉल थी सी था वो इधर से उठ के उधर चला गया। तो अब आप बताओ नए कॉम्बिनेशन आ गए ना। क्या नया कॉम्बिनेशन आया, रुकिए इरेज करता हूँ फिगर को, फिर से ध्यान से देखिए। क्या देख पा रहे हैं आप, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो यहाँ देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी आ गया। देखो ये टुकड़ा यहाँ से आ गया ना, ये टुकड़ा यहाँ से आ गया। तो देखो नया कॉम्बिनेशन बन गया ना, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड, ठीक है। यहाँ चेक करिए, अब इस वाले टुकड़े में भी बदलाव आ जाएगा। इसमें था स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, लेकिन ये कैपिटल सी इधर चला गया
और स्मॉल सी इधर आ गया, तभी तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ये देखो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, इसी को बोलते हैं क्लियर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। और जिनमें बदलाव आ गया, देखिए इसमें बदलाव आ गया, नया कॉम्बिनेशन बन गया, दिस इज रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड। और ये देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं आया, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड। किस स्टेज में होता है बच्चों, 4 स्ट्रैंड स्टेज में होता है, नाम क्या है टेट्राड। और बताइए सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है कि नॉन सिस्टर, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है। जेनेटिक वेरिएशन पैदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और इसी जेनेटिक वेरिएशन को नेचर सेलेक्ट कर लेती है। और जब नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, जब नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है तो एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन में मदद कर रहा है, हेल्प्स इन इवोल्यूशन। नया कॉम्बिनेशन आएगा और इवोल्यूशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर ही वेरिएशन का कॉज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बताइए वेरिएशन का एकमात्र कॉज क्या है, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। और इससे क्या फ़ायदा होगा, इवोल्यूशन हो रहा है। आप देखो पहले के लोग कैसे दिखते थे पुराने ज़माने के, आज देखिए आज के बच्चे देखिए बिल्कुल देख के लगता है कुछ नए, बिल्कुल कुछ एडवांस लुक आ गया है। कारण यही है कि उसमें इवोल्यूशन होता जा रहा है धीरे धीरे और जेनेटिक वेरिएशन पैदा होता जा रहा है, ठीक है बच्चों। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है, एट द टाइम ऑफ मियोसिस की माइटोसिस। तो एट द टाइम ऑफ मियोसिस, मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन, ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। ये लिखा है इन ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल एंड अदर इज फीमेल, यानी एक है पैटर्नल और एक है मैटरनल, ठीक है बच्चों। कलर भी इसीलिए अलग अलग है, ये देखो पैटर्नल मैटरनल, साइज सेम, शेप सेम, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम, ठीक है। जीन भी सेम, देखो लेटर सेम है ना, आर आर, पी पी, ए, बी बी, सी। वो मैटर अलग है कि ये स्मॉल सी और ये कैपिटल सी है, वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन सेम है। अब देखो क्या लिखा है, लोकस क्या होता है बच्चों, लोकस वो होता है जो जहाँ पर जीन क्रोमोसोम पे बैठे होते हैं। और जीन हमेशा लीनियर फैशन में प्रेजेंट होते हैं, लाइन से प्रेजेंट होते हैं। आप देखो दिख रहा होगा आर जीन, पी जीन, ए जीन, बी जीन, सी जीन, तो ये लाइन से प्रेजेंट होते हैं। अब क्या लिखा है, एट ईच जेनेटिक लोकस एन इंडिविजुअल हैज़ 2 एलील। हर एक लोकस पर 2 एलील होते हैं। देखो ये एक लोकस है, तो यहाँ पर देखो होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 एलील होंगे, एक मम्मी का और एक पापा का, एक मम्मी का और एक पापा का, ठीक है, ऑन द ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो कैपिटल ए है, कैसा हुआ बच्चों, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं, ये अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं, करेंगे। अच्छा स्मॉल बी ये होमोजाइगस रिसेसिव स्टेज में है, तो ये भी अपना करेक्टर इस समय तो एक्सप्रेस कर लेंगे, लेकिन बताओ हेट्रोजाइगस स्टेज में आइए, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, तो बताइए ये अब डोमिनेंट वाला अपना करेक्टर एक्सप्रेस करेगा, लेकिन रेसेसिव वाला अपना करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तभी मैंने शुरुआत में बोला था कि रेसेसिव अपना करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और ये कितने पेयर जीन है, 3 पेयर ऑफ जीन है। देखो मम्मी का पापा का तो एक पेयर हो गया, मम्मी का पापा का दूसरा पेयर हो गया, मम्मी का पापा का तीसरा पेयर हो गया। तो जीन हमेशा पेयर में होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में, एलील भी हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, ठीक है। और कितनी लोकाई है बच्चों, कितनी लोकस है, लोकाई या लोकस सेम होता है, कितनी लोकस है, 1 2 3 लोकस। यहाँ बोलो कितनी लोकस है, 1, यहाँ कितनी 1, तो टोटल लोकस बताओ कितनी दिखाई गई है, 5 लोकस। कितने जीन है बच्चों, कितने टाइप ऑफ जीन है, टाइप ऑफ जीन पहले बताओ, टाइप ऑफ जीन जितने लेटर यूज कर रहे हैं, आर पी ए बी और ये तो 5, ठीक है। टोटल जीन कितने हैं, टोटल जीन कितने हैं बच्चों, टोटल जीन 5 मम्मी का जीन, 5 पापा का जीन, टोटल जीन 10 हो गया, ठीक है। और एलील कितने हैं टोटल, एलील जो होते हैं टोटल यहाँ पे जितने टोटल जीन होंगे उतने ही टोटल एलील हो सकते हैं, तो 10। ये कैसा एलील है, रेसेसिव, ये भी रेसेसिव यानी होमोजाइगस। ये बोलो कैपिटल पी दोनों डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रेसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रेसेसिव और ये हेट्रोजाइगस, ठीक है बच्चों। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, बताओ बच्चों ये किसका मान लें, पापा का, ये मम्मी का, ये क्या है बच्चों, सेंट्रोमियर, उसकी पोजीशन भी कैसी है, सेम।
ये क्या है, लोकस, जहाँ जीन बैठे होते हैं उसको क्या कहते हैं, लोकस। कितने लोकस है टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये क्या है, एक पेयर ऑफ एलील बताया था, जीन भी पेयर में होते हैं, एलील भी पेयर में होते हैं। बोलो, ये है एक जीन का लोकस, ये क्या है, ये जीन है, ठीक है। और ये क्या है, जीन के वेरिएंट्स फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलील। जैसे देखो, वेरिएंट्स फॉर्म हो सकते हैं जीन के, उनको बोलते हैं एलील। और जितने टोटल जीन होंगे उतने ही टोटल एलील होंगे। जैसे यहाँ बोलो कितने जीन हैं, 1 पेयर, तो 1 पेयर एलील भी होंगे, ठीक है। यहाँ टोटल कितने जीन हैं, यहाँ पर 3 पेयर जीन है, 3 मम्मी का 3 पापा का, तो एलील भी कितने होंगे, 3 पेयर एलील होंगे, ठीक है बच्चों। अब ये एलील सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी, चूंकि मुझे तो यहाँ कलर सेम दिख रहा है तो मैं तो बोलूँगा होमोजाइगस, कलर डिफर होता तो हेट्रोजाइगस, ठीक है बच्चों, क्लियर। आई होप सो आपको ये छोटी छोटी बातें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। वैसे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको जेनेटिक्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चों। तो लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी कन्फ्यूजिंग वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगा, एलील के बारे में और बताऊंगा, ठीक है, जीन के बारे में और बताऊंगा, सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगा, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी और जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी, ठीक है बच्चों। स्टे एट होम, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।